करते हैं। चिकन पॉक्स इज अ वेरी कॉमन चाइल्डहुड एक्जेंथेमेटस इलनेस। एक्जेंथेमेटस यानी क्या? इसका मीनिंग है द डिसीज इन विच रैश ऑकर। ओके, जिस डिसीज में रैश आती है बच्चों को, उसको एक्जेंथेमेटस इलनेस कहते हैं। सो चिकन पॉक्स इज अ कॉमन चाइल्डहुड एक्जेंथेमेटस इलनेस। इट इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस विच इज डीएनए वायरस। ये वेरिसेला जोस्टर वायरस डीएनए वायरस है, प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। और ये वायरस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस में प्रेजेंट रहता है, जैसे कफिंग और स्नीजिंग के जो सिक्रीशंस रहते हैं उसमें वेरिसेला जोस्टर वायरस प्रेजेंट रहता है। और ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में? फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with a person who has chickenpox. Okay, then droplet infection from sneezing or coughing, and transplacental fetal infection. Transplacental fetal infection यानी क्या? From mother to baby. Okay, placenta के थ्रू from mother to baby ये infection transmit हो सकता है। Now age 5 years to 9 years of age. ओके, और सीजन विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में ये कॉमनली दिखाई देता है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 21 डेज। ओके, फिर से एक बार देखेंगे। चिकन पॉक्स इज अ कॉमन चाइल्डहुड एक्जेंथेमेटस इलनेस caused by varicella zoster virus which is DNA virus, present in respiratory secretions, transmission from direct contact, droplet infection and transplacental fetal infection. Age commonly seen in 5 years to 9 years of age children. Season winter and spring season. Incubation period is 10 to 21 days. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना। इंक्यूबेशन पीरियड चिकन पॉक्स का 10 to 21 डेज का है। इन्फेक्शन लीड टू लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया चिकन पॉक्स का तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बच्चों में आ जाती है, बट रीएक्टिवेशन भी किसी अडल्ट में हो सकता है। रीएक्टिवेशन का फॉर्म क्या रहता है? पर हर्पेस जोस्टर। ओके, हर्पेस जोस्टर, उसको शिगेल्स भी कहते हैं। ओके, ये रीएक्टिवेशन कैसे होता है? ये जो चिकन पॉक्स का वायरस है वो डॉर्मेंट स्टेज में यानी कि इनएक्टिव स्टेज में रहता है। ओके, अगर अडल्टहुड में उस बेबी को बहुत स्ट्रेस आया, नहीं तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया वो, तो अडल्ट होने के बाद इसका रीएक्टिवेशन होता है और ये हर्पेस जोस्टर के रूप में दिखाई देता है। ओके, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी फ्रॉम 24 to 48 hours before the rash to until all the vesicles are crusted. ये पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या है? मतलब इन्फेक्टेड पर्सन कब तक ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। ये रैश कब आती है? सेकंड डे पे रैश आती है। सो पहले ही दिन से फ्रॉम 24 to 48 hours बिफोर द रैश, मतलब पहले दिन से ही ये इन्फेक्टेड पर्सन दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड करना शुरू कर देता है। फ्रॉम 24 to 48 hours बिफोर द रैश टू अंटिल ऑल द वेसिकल्स आर क्रस्टेड। वेसिकल्स का क्रस्ट होने के बाद, क्रस्ट यानी क्या? हीलिंग स्टेज तक ये इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन कर सकता है। ओके, ये देखो, चिकन पॉक्स इज अ हाईली कॉन्टेजियस डिसीज। कॉन्टेजियस का मीनिंग क्या बताया मैंने? स्प्रेड क्विकली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, इन्फेक्शन लीड टू लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। रीएक्टिवेशन हर्पेस जोस्टर के फॉर्म में आता है in immunocompromised state, and period of infectivity from 24 to 48 hours before the rash to until all the vesicles are crusted. क्लियर है? ये देखो, causes of chicken pox.
वायरस कौन सा था? वारिसेला जोस्टर वायरस विच इज डीएनए वायरस, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड प्रेग्नेंट वुमन टू बेबी, ट्रांसप्लासेंटल इन्फेक्शन। ओके, अभी देखेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। कितने स्टेजेस है इसके? 3 स्टेजेस। फर्स्ट प्रोडर्मल फेज, देन एक्जेंथेमेटस एंड थर्ड कन्वल्सन। एक एक करके देखेंगे हम। फर्स्ट है प्रोडर्मल स्टेज। 1 to 2 डेज ये स्टेज रहता है। इसमें माइल्ड टू मॉडरेट फीवर आता है बेबी को। इसमें मलेज दिखता है। मलेज यानी क्या? बॉडी एक रहता है, टायर्डनेस रहता है बच्चे को। एंड एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया यानी क्या? लैक ऑफ एपेटाइट, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रहती बच्चे में। और हेडेक। प्रोडर्मल स्टेज 1 to 2 डेज रहती है। माइल्ड टू मॉडरेट फीवर रहता है, मलेज रहता है, एनोरेक्सिया एंड हेडेक, ये सिम्टम्स रहते हैं। देखो चिकन पॉक्स के सिम्टम्स, रैश, फीवर, हेडेक एंड कफ। अभी सेकंड है एक्जेंथेमेटस स्टेज। The rash appears 24 to 48 hours after the prodromal symptoms. Okay, मतलब rash appear on second day of fever and lasts for 3 to 7 days. Okay, the rash appears 24 to 48 hours, मतलब दूसरे दिन प्रोडर्मल सिम्टम्स के दूसरे दिन रैश अपीयर होती है। ओके, उसको ही हम एक्जेंथेमेटस स्टेज कहते हैं। Rash appear on second day of fever and last for 3 to 7 days. Appear as a crop, intensely pruritic erythematous macules. First on the trunk. Intensely pruritic यानी क्या? बहुत itching रहती है और erythematous macules रहते हैं। macules क्या है? Small patch रहते हैं जो elevated नहीं रहते हैं। ओके, एंड ये रैश कहाँ पे अपेयर होता है? फर्स्ट ऑन द ट्रंक। ओके, मीजल्स में कहाँ पे था? बिहाइंड द ईयर, फेस में पहले आता है मीजल्स में। और चिकन पॉक्स में पहले कहाँ पे आता है रैश? ट्रंक पे आता है। ओके, रैश स्प्रेड टू द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज। ओके, पहले ट्रंक पे आता है, बाद में ये स्प्रेड कहाँ पे होती है रैश? फेस एंड एक्सट्रीमिटीज में। ये प्लियोमॉर्फिक रैश है। प्लियोमॉर्फिक रैश, प्लियोमॉर्फिज्म यानी क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैश आते हैं इस पे। ओके, ये रैश के डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं। पहले मैक्यूल्स, देन पैप्यूल्स, वेसिकल्स एंड क्रस्ट। एक एक करके देखेंगे हम। प्लियोमॉर्फिक रैश सेंट्रीपेटल इन डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रीपेटल यानी क्या? नियर द सेंटर। ओके, नियर द सेंटर यानी क्या? greatest concentration of the lesion on trunk and laced on distal extremities. Okay, centripetal यानी क्या? नियर द सेंटर। सेंटर कहाँ पे रहता है बॉडी का? ट्रंक पे रहता है। ओके, सो ट्रंक पे ज्यादा रहेंगे रैश और स्प्रेड कम कहाँ पे रहेंगे? एक्सट्रीमिटीज में रहेंगे। ओके, ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लीजन ऑन ट्रंक एंड लेस ऑन डिस्टल एक्सट्रीमिटीज, इसको ही सेंट्रीपेटल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों शब्द, प्लियोमॉर्फिक रैश एंड सेंट्रीपेटल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्लियोमॉर्फिक रैश सेंट्रीपेटल इन डिस्ट्रीब्यूशन मेनली ऑन ट्रंक एंड बैक। इट इवॉल्व्स फ्रॉम, ये रैश कैसे इवॉल्व होती है? पहले मैक्यूल्स आता है। ओके, मैक्यूल्स क्या है? ये स्मॉल पैच रहता है जो एलिवेटेड नहीं रहता है। ओके, मैक्यूल्स का ट्रांसफर किस में होता है? पैप्यूल्स में होता है। पैप्यूल्स क्या है? एलिवेटेड, सॉलिड एंड पाल्पेबल रीजन। ओके, ये मैक्यूल्स पाल्पेबल नहीं रहता है, इसका ट्रांसफर किस में होता है? पैप्यूल में होता है। पैप्यूल कैसा रहता है? एलिवेटेड रहता है, सॉलिड एंड पाल्पेबल रहता है। ओके, देन इट कन्वर्ट्स इनटू क्लियर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल। ओके, ये पैप्यूल का कन्वर्जन कहाँ पे होता है? वेसिकल में होता है। ओके,
वेसिकल यानी क्या? स्मॉल सैक रहती है जिसमें फ्लूइड रहता है। ओके, वेसिकल को सैक भी कहते हैं। ओके, क्लियर फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स। देन क्लाउडेड वेसिकल्स। ये क्लियर फ्लूइड फील्ड वेसिकल का ट्रांसफर किस में होता है? क्लाउडेड वेसिकल में होता है। ओके, देन एंड स्टेज क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट को ही क्या बोलते हैं? हीलिंग स्किन लीजन बोलते हैं। इसको मराठी में खपली पकड़ना या पपड़ी पकड़ना बोलते हैं। ओके, सो प्लियोमॉर्फिक रैश सीखा हमने। पहले क्या होता है? वो रैश मैक्यूल्स में रहती है, बाद में ट्रांसफर कहाँ पे होती है? पैपुल्स में होती है। देन क्लियर फ्लूइड फील्ड वेसिकल, और बाद में क्लाउडेड वेसिकल, और एंड स्टेज क्या रहती है रैश की? क्रस्टेड वेसिकल। ओके, उसको ही हीलिंग स्किन लीजन बोलते हैं। ओके, क्लियर है? अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ स्किन लीजन इन वैरिंग स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। अभी हम चिकन पॉक्स को बाकी के रैश से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये देखो, कहीं पे ब्लिस्टर रहेंगे, कहीं पे रेड स्पॉट रहेगा, कहीं पे हार्ड क्रस्ट रहेगा। अभी हमने ये फेज लिया, इस पे ये देखो, अभी ये रेड स्पॉट है, इसका कैसे इवोल्यूशन होगा? ये पैपुल्स में जाएगा, फिर वेसिकल में, फिर क्रस्ट में। ओके, और ये हार्ड क्रस्ट ये लास्ट स्टेज है इवोल्यूशन की। ओके, और ये ब्लिस्टर किस में कन्वर्ट होगा? हार्ड क्रस्ट में होगा। वैसे ही सबका अलग अलग इवोल्यूशन का स्टेज रहेगा। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ स्किन लीजन इन वेरिंग स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। हर एक रैश का वेरियस स्टेज रहेगा इवोल्यूशन का। ओके, नाउ लास्ट स्टेज है कन्वर्जन स्टेज। स्कैब ग्रेजुअली फॉल ऑफ इन 7 to 14 days। स्कैब यानी क्या? क्रस्ट। ये कब फॉल होता है? 7 to 14 डेज में। ओके, पहले हमने क्या देखा था? सेकंड डे पे रैश आएगी, वो कितने दिन रहेगी? 3 to 7 डेज। उसके बाद 7 to 14 डेज में ये क्रस्ट यानी कि स्कैब फॉल ऑफ होगा। देन leaves behind hypopigmented or hyperpigmented macules that persist for days to weeks। अब ये स्कैब फॉल ऑफ होने के बाद क्या रहेगा? मैक्यूल्स रहेगा, हाइपोपिगमेंटेड या हाइपरपिगमेंटेड। और ये कब तक रहेगा? सम डेज टू वीक्स तक। एंड स्कैरिंग इज अनयूजुअल अनलेस लीजन आर सेकेंडरीली इन्फेक्टेड। अगर चिकन पॉक्स में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो स्कैरिंग रहेगी, नहीं तो स्कैरिंग चिकन पॉक्स में नहीं रहती है। ओके, फिर से एक बार देखेंगे कन्वर्सन स्टेज। स्कैब ग्रेजुअली फॉल ऑफ इन 7 to 14 days, leaves behind hypopigmented or hyperpigmented macules that persist for days to weeks, and scarring is unusual unless lesion are secondarily infected। क्लियर है? Now, very important complications of chickenpox. Secondary bacterial infections of the skin lesion result in necrotizing fasciitis। अभी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसमें क्या होगा? नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस होगा। नेक्रोटाइजिंग यानी क्या? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? टिश्यू की डेथ रहती है। और फैसाइटिस यानी क्या? इन्फेक्शन ऑफ फैशिया। फैशिया क्या रहता है? फाइब्रस टिश्यू रहता है जो मसल को या अदर ऑर्गन को कवर करता है। ओके, इन्फेक्शन ऑफ फैशिया विच इज कॉल्ड फैसाइटिस। नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस is a life threatening infection that happen when wound get infected। सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी क्या? चिकन पॉक्स का अगर बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया पेशेंट के ऊपर, उसमें बैक्टीरिया कौन से रहेंगे? स्टेफिलोकोकस ऑरियस या स्टेप्टोकोकस पायोजन। ओके,
स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे चिकन पॉक्स के पेशेंट पे, तो क्या होगा, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। ओके, जो रैश रहती है चिकन पॉक्स में, उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या करता है, नेक्रोटाइजिंग फैसेटिस करता है। नेक्रोटाइजिंग फैसेटिस क्या देखा हमने, इन्फेक्शन ऑफ फेसिया। ओके, फेसिया का नेक्रोसिस होता है। ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है। ओके, इसमें वुंड क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। ये देखो, नेक्रोटाइजिंग फैसेटिस, उसको ही क्या कहते हैं, फ्लैश ईटिंग डिसीज। ओके, ये स्किन है, स्किन के नीचे के कवरिंग को क्या कहते हैं, फैशिया, जो मसल को कवर करता है। ओके, ये पर्पल और रेड कलर का वुंड रहेगा, उसमें पस या फ्लूइड भी रहता है। ओके, secondary bacterial infection of the skin lesion result in necrotizing fasciitis, and usual organisms are Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes, okay, which are gram-positive bacteria. Next है Purpura fulminans due to antibodies against protein C. ये Purpura fulminans क्या है, ये है acute purpuric rash। पर्प्यूरिक रैश यानी क्या, ब्लड स्पॉट और ब्रूजिंग, उसको हम पर्प्यूरिक रैश कहते हैं। और इसमें ये देखो प्रोटीन सी है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। प्रोटीन सी का काम क्या रहता है, प्रोटीन सी हेल्प्स इन कंट्रोल ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है। ओके, अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार हो गए तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा। ओके, प्रोटीन सी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। ओके, सो पर्प्यूरा फुलमिनेंस ये क्या है, acute purpuric rash result from coagulation in small blood vessel within skin and rapidly leads to skin necrosis। स्किन के अंदर जो स्मॉल ब्लड वेसल रहेंगे, उसमें क्या होगा, कोएगुलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज फॉर्म हो गए अगेंस्ट प्रोटीन सी। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, पर्प्यूरा फुलमिनेंस। ये देखो ऐसे दिखता है पर्प्यूरा फुलमिनेंस। ओके, कोएगुलेशन होगा स्मॉल ब्लड वेसल्स का। ओके, क्यों होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे अगेंस्ट प्रोटीन सी। ये सब हम क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स। नाउ नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन। न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट क्या है, मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। मेनिंगो एंसेफेलाइटिस यानी क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोथ मेनिंजेस एंड ब्रेन। ओके, मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट है एक्यूट सेरेबेलर एटेक्सिया। सेरेबेलर एटेक्सिया यानी क्या, डैमेज टू सेरेबेलम। ओके, सेरेबेलम का काम क्या रहता है, मसल का कंट्रोल करता है। ओके, वॉकिंग में हेल्प करता है। अगर सेरेबेलम को डैमेज हो गया तो क्या होगा, it causes poor muscle control and difficulty in walking. Okay, cerebellar ataxia, which is damage to cerebellum that causes poor muscle control and difficulty in walking. Transverse myelitis. Transverse myelitis यानी क्या, inflammation of spinal cord and optic neuritis. Optic nerve का inflammation, inflammation of optic nerve. Optic nerve कहाँ पे रहती है, आंखों में रहती है, इन आई। ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व, उसको क्या कहेंगे हम, ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसमें क्या होता है, पेन रहता है, आंखों में पेन रहता है। मूवमेंट अगर आंखें करेंगी तो उसमें पेन रहेगा, पेन विद आई मूवमेंट एंड टेम्पररी विजन लॉस, विजन का लॉस भी रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिक न्यूराइटिस। नेक्स्ट है सीएनएस वेस्कुलाइटिस लीडिंग टू स्ट्रोक। सीएनएस वेस्कुलाइटिस क्या है, ये रेयर डिसीज है
that cause inflammation of small arteries and veins in the brain and spinal cord. CNS vasculitis क्या है? जो स्मॉल आर्टरीज रहेंगे ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड में, उनके इन्फ्लेमेशन होगा, उसको क्या कहेंगे? CNS vasculitis लीडिंग टू स्ट्रोक एंड ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी क्या? डिक्रीज इन प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स ब्लड में कम रहेंगे. ओके, अगर प्लेटलेट्स कम रहेंगे तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगा. ओके, सो ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा क्या है? ये डिक्रीज इन प्लेटलेट्स इन ब्लड एंड लीडिंग टू ब्लीडिंग, गम्स एंड इंटरनल ब्लीडिंग. थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के कारण क्या होगा? पेशेंट में ब्लीडिंग गम्स रहेंगे या इंटरनल ब्लीडिंग रहेगी. ओके, एंड लास्ट है रे सिंड्रोम. ओके, रे सिंड्रोम क्या है? ये सिंड्रोम है, इसमें क्या होगा? सीरियस लीवर एंड ब्रेन का डैमेज होगा. ओके, सो पेशेंट क्या रहेगा? इरिटेबल रहेगा, उसका बिहेवियर कंफ्यूजन रहेगा उसमें, और सीजर रहेंगे. ये क्या है? रे सिंड्रोम. फिर से एक बार देखेंगे कॉम्प्लिकेशन. सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन लीजन रिजल्ट इन नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस. यूजुअल ऑर्गेनिजम्स आर S or S and S pyogenes, Purpura fulminans due to antibodies against protein C. Neurologic complication, meningoencephalitis, acute cerebellar ataxia, transverse myelitis, and optic neuritis. CNS vasculitis leading to stroke, autoimmune thrombocytopenic purpura and Reye syndrome. ये नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस देखा हमने, ये परप्यूरा फुल्मिनेंस. अभी आगे के कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे. उसमें है प्रोग्रेसिव वेरिसेला सिंड्रोम. प्रोग्रेसिव यानी क्या? जिसमें रैश आना कम से कम 1 मंथ के लिए कंटिन्यू शुरू रहता है. ओके, चिकन पॉक्स के जो रैश है वो कंटिन्यू 1 मंथ तक आते रहते हैं बेबी को. ओके, progressive varicella syndrome is a severe complication of chickenpox and mainly in immunocompromised child. Okay, occur in immunocompromised child, neonate, pregnant woman, and sometimes even in healthy children, adolescent and adult. Okay, progressive varicella syndrome ये है, ये बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन है चिकन पॉक्स का, और ये मेनली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज चाइल्ड में होता है, और कभी कभी न्यूनेट्स, प्रेग्नेंट वुमन, समटाइम्स इवन इन हेल्थी चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एंड अडल्ट में भी ये दिखाई देता है. प्रोग्रेसिव वेरिसेला सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ लीजन. न्यू स्किन लीजन कंटिन्यू टू अपीयर एट लीस्ट 1 month ऑफ ड्यूरेशन. ओके, एंड हिमोरेजिक लीजन. हिमोरेजिक यानी क्या? रैश से खून निकलना शुरू होता है, उसको हम क्या कहेंगे? हिमोरेजिक लीजन्स. कोएगुलोपैथी. कोएगुलोपैथी यानी क्या? ब्लड क्लॉटिंग जो डिसीजेस होते हैं वो अपीयर होते हैं. कोएगुलोपैथी एंड विसरल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, उसमें इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस यानी लीवर में सूज आना, निमोनिया एंड एंसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन. मॉर्टेलिटी रेट्स आर हाई डिस्पाइट थेरेपी. ये बहुत ही सीवियर डिसीज है, इसी वजह से इसमें मॉर्टेलिटी भी बहुत रहती है. ओके, एक बार फिर से देखेंगे. प्रोग्रेसिव वेरिसेला सिंड्रोम occur in immunocompromised child, neonates, pregnant women, and sometimes even healthy children, adolescent and adults. Characterized by continued development of lesions, hemorrhagic lesions, coagulopathy, and visceral organ involvement, including hepatitis, pneumonia, and encephalitis. Mortality rates are high despite therapy. Now, congenital varicella syndrome. Okay, congenital varicella syndrome क्या है? ये जो सिंड्रोम है वो
फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर को इन्फेक्शन की वजह से होता है, और बेबी में क्या इफेक्ट होते हैं, इसको हम कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम कहते हैं। अगर मदर को इन्फेक्शन हुआ फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो बेबी पे क्या क्या इफेक्ट दिखेंगे, इसको कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम कहते हैं। ओके, occurring following infection in the first and second trimester at a frequency of 0.4 to 2%. ओके, मदर को फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर इन्फेक्शन होगा तो बेबी में कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम होगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन स्कैरिंग इन चाइल्ड। ओके, स्किन स्कैरिंग यानी क्या? स्किन मार्क्स लेफ्ट आफ्टर हीलिंग ऑफ रैश। ओके, जो रैश होते हैं उसके हीलिंग के बाद जो स्किन मार्क रहेंगे उसको क्या कहेंगे? स्किन स्कैरिंग। मालफॉर्म एक्सट्रीमिटीज, मालफॉर्म एक्सट्रीमिटीज यानी क्या? कंजेनाइटल लिम्ब डिफेक्ट रहते हैं, इसमें हाथ और पैर नॉर्मली ग्रो नहीं होते, उसको क्या कहेंगे हम? मालफॉर्म एक्सट्रीमिटीज। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट को क्या बोलते हैं? मोती बिंदु बोलते हैं। बेबी में जन्म के बाद मोती बिंदु दिखेगा। ओके, कंजेनाइटल कैटरैक्ट बोलते हैं उसको। और ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, उसमें मेनली माइक्रोसेफेली दिखेगा। बेबी का हेड कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। ओके, इफ द डिसीज ऑकर इन द मदर 5 days before and 7 days after delivery, the severe and often fatal neonatal diseases may result. अगर ये जो डिसीज है चिकन पॉक्स, अगर मदर को 5 days बिफोर एंड 2 days आफ्टर डिलीवरी हुआ तो बेबी के सीवियर मोर्टेलिटी रेट रहेंगे। ओके, सीवियर एंड ऑफन फेटल नियोनेटल डिसीज में रिजल्ट। ओके, सो एक बार फिर से देखेंगे। कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम ऑकर फॉलोइंग इन्फेक्शन इन द फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.4 to 2%, characterized by skin scarring, malformed extremities, cataract, and brain abnormalities. If the disease occur in the mother 5 days before and 2 days after delivery, severe and often fatal neonatal disease may result. Okay, ये देखो, ये है कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम। ये देखो मालफॉर्म एक्सट्रीमिटीज है इसमें। ओके, नाउ herpes zoster. It is characterized by a mild vesicular rash with a dermatomal distribution. Vesicular rash यानी क्या रहती है? जिसमें फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स तैयार होते हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे वेसिकल्स, फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स है ये। ओके, herpes zoster, it is characterized by a mild vesicular rash. ये छोटे छोटे वेसिकल तैयार होते हैं इसमें। ओके, विथ डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखेंगे हम डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन। डर्मेटोमल में डर्मेटोम देखेंगे क्या है? इज एरिया ऑफ स्किन सप्लाई बाय सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम स्पाइनल नर्व। जो स्पाइनल नर्व रहते हैं, ओके, ये देखो ये स्पाइनल नर्व है। इसने जो एरिया कवर किया है उसको क्या कहेंगे हम? डर्मेटोम कहेंगे। ओके, डर्मेटोम इज एरिया ऑफ स्किन सप्लाई बाय सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कितने रहते हैं? 31 इन नंबर रहेंगे। ओके, उसमें क्या क्या आता है? इसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। ओके, इसमें से जो नर्व निकलेंगे और जो एरिया वो कवर करेंगे, जो सप्लाई करेंगे जो एरिया को, ये नर्व, उसको हम डर्मेटोम कहेंगे। ओके, एंड दिस रैश अपीयर अलोंग द पाथ ऑफ नर्व। ये जो डर्मेटोमल रैश है ये कहाँ पे तैयार होती है? ये अलोंग साइड ऑफ पाथ ऑफ नर्व। ओके, दिस रैश अपीयर अलोंग द पाथ ऑफ नर्व, इसको हम क्या कहेंगे? डर्मेटोमल रैश। ओके, समझा? डर्मेटोम क्या था? इज द एरिया ऑफ स्किन सप्लाई बाय सेंसरी फाइबर फ्रॉम द स्पाइनल नर्व। ओके, स्पाइनल नर्व में क्या क्या देखे हमने? ये देखो, ये क्रैनियल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल, 31 इन नंबर रहेंगे ये स्पाइनल नर्व। और
एंड दिस रैश अपीयर अलोंग द पाथ ऑफ नर्व। ये जो रैश है, ये देखो ये तैयार हुई है अलोंग द पाथ ऑफ नर्व। इसको हम क्या कहेंगे? डर्मेटोमल रैश। एंड अगर फेस पे आया ये इन्फेक्शन, तो क्रेनियल नर्व का डैमेज होता है। उसमें एग्जांपल क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व। ओके। हर्पेस जोस्टर मेनली बैक पे होता है, और फेस पे अगर हुआ तो उसमें कौन सी नर्व डैमेज होगी? ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व क्या है? ये क्रेनियल नर्व है। ओके। herpes zoster, it is characterized by mild vesicular rash। ये देखो mild vesicular rash with dermatomal distribution। The risk of herpes zoster is more in children who acquired chickenpox in infancy। ओके। herpes zoster का रिस्क कहाँ पे बढ़ता है? कौन से चिल्ड्रन में ज्यादा रहेगा? जिसको चिकन पॉक्स इन्फेंसी में हुआ है। those whose mother developed varicella in third trimester। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर मदर को वेरिसेला का इन्फेक्शन हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, तो चांसेस क्या रहेंगे? बेबी को हर्पेस जोस्टर होने के ज्यादा रहेंगे। हर्पेस जोस्टर क्या कहा? थर्ड ट्राइमेस्टर में, और कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। ओके। एंड इन द इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड चाइल्ड। ओके, फिर से एक बार देखेंगे। herpes zoster, it is characterized by a mild vesicular rash with dermatomal distribution। The risk of herpes zoster is more in children who acquired chickenpox in infancy, those whose mothers develop varicella in the third trimester, and in the immunocompromised child। ये देखा हमने, डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। इसमें क्या रहेगा? पेन रहेगा, नर्व नर्व का पेन रहेगा, और नर्व का डैमेज होगा। ओके। ये herpes zoster में होता है। अभी हम चिकन पॉक्स का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ओके। फर्स्ट है, द डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या देखे थे हमने? प्रोड्रोमा स्टेज देखा था 1 to 2 days के लिए। उसमें क्या था? माइल्ड फीवर था, मलेज था, हेडेक एंड कफ था। फिर एक्जेंथेमेटस स्टेज में प्लियोमॉर्फिक रैश देखी थी। ओके, रैश एग्जामिनेशन करेंगे हम डायग्नोसिस में। एंड कन्वर्जन स्टेज में क्या था? 7 to 14 days स्कैब फॉलोअप होते हैं उसमें। ओके। सो डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स पे ही मेनली चिकन पॉक्स का डायग्नोसिस हो जाता है। देन पीसीआर फॉर वायरल डीएनए in atypical cases, the diagnosis is made on Zinc smear of the lesion showing multinucleated cell। atypical cases यानी क्या? हेमोरेजिक जो चिकन पॉक्स थे, उसमें हम Zinc smear करेंगे। वो क्या शो करता है? मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। ओके। एंड एंटी आईजीएम एंटीबॉडीज टू वेरिसेला। एंटी आईजीएम एंटीबॉडीज करेंगे। ओके। डायग्नोसिस ऑफ चिकन पॉक्स क्या है? रैश एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट एंड वायरल कल्चर। क्लियर है? नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फर्स्ट क्या है? herpes सिंप्लेक्स। herpes सिंप्लेक्स किसकी वजह से होता है? herpes सिंप्लेक्स वायरल की वजह से होता है। ओके, herpes सिंप्लेक्स वायरस। ये देखो herpes सिंप्लेक्स है, ये माइल्ड फॉर्म रहता है और ये वेरी कॉमन रहता है। एंड फ्लू ब्लिस्टर, ब्लिस्टर जो रहते हैं वो कहाँ पे कॉमन रहते हैं? अराउंड माउथ। ये है herpes सिंप्लेक्स। herpes सिंप्लेक्स herpes सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है। ये माइल्डर फॉर्म है, वेरी कॉमन है, एंड फ्लू ब्लिस्टर्स अराउंड द माउथ ये डेवलप होता है। ओके। नेक्स्ट है एंटेरोवायरल इन्फेक्शन, हैंड फुट एंड माउथ डिसीज। ये चिल्ड्रंस में बहुत देखा जाता है, हैंड फुट माउथ डिसीज। ये हैंड फुट एंड माउथ पे ब्लिस्टर आते हैं, एंड माउथ पे अल्सर रहते हैं। ओके। इसमें हाई फीवर रहता है बच्चों को, एंड अल्सर अपीयर इन माउथ एंड टंग। ये देखो अल्सर रहते हैं एंड ब्लिस्टर रहते हैं। ओके। चिकन पॉक्स में अल्सर नहीं रहते हैं। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस चल रहा है चिकन पॉक्स से अदर डिसीज का। ओके।
इंसेक्ट बाइट एंड ड्रग रिएक्शंस। एंड ये इम्पेटिको, ये बहुत कॉमन डिसीज है। ये देखो, इम्पेटिको हाईली कॉन्टेजियस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, चिकन पॉक्स वायरल इन्फेक्शन है और इम्पेटिको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया में कौन से? स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन ज्यादा दिखाई देता है। एंड ब्लिस्टर मेनली नियर द लिप एंड नोज रीजन। ये ब्लिस्टर कहाँ पे रहते हैं? नोज एंड लिप के एरिया में रहता है। इसको हम डेंजर एरिया भी बोलते हैं। ओके, क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखा हमने? हर्पेस सिम्प्लेक्स, ये देखो हर्पेस सिम्प्लेक्स, हैंड फुट माउथ डिसीज, इंसेक्ट बाइट्स, ड्रग रिएक्शन एंड इम्पेटिको। ओके, क्लियर है? अभी हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है बच्चों को। आइसोलेशन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड को आइसोलेट करना है बाकी लोगों से। मेंटेन हाइजीन, उस पे हैंड वॉश करना है। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन फॉर फीवर, उसमें पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। देन एंटी प्यूरेटिक एजेंट, एंटी प्यूरेटिक यानी क्या? यूज टू रिलीव इचिंग, जो इचिंग होती है चिकन पॉक्स में, उसमें एंटी प्यूरेटिक लोशन हम यूज करते हैं। उसमें क्या रहता है? एंटी हिस्टामिनिक्स क्रीम एंड लोशन रहता है एंटी प्यूरेटिक एजेंट। ओके, ये देखो सिम्टम्स क्या देखे हमने चिकन पॉक्स के? फीवर, रैश, हेडेक एंड कफ। उसमें हमने केयर क्या करनी है? डू नॉट स्क्रैच द स्किन, अप्लाई सूदिंग लोशन, मेडिसिन फॉर फीवर विच इज एंटीपायरेटिक, वैक्सीन प्रिवेंशन में देखेंगे हम, एंड वॉश हैंड्स। ओके, और ट्रीटमेंट में मेन पार्ट है एंटीवायरल ड्रग्स। कब देंगे हम? विद इन 24 आवर ऑफ रैश। ओरल असाइक्लोविर 20 mg पर kg पर डोज QID, यानी दिन में 4 बार देना है हमको फॉर 5 डेज। ओरल मेडिसिन दिन में 4 बार फॉर 5 डेज देनी है। एंड IV असाइक्लोविर 10 mg per kg every 8 hours for 14 days is recommended for the patient with complicated varicella. ओरल कब देनी है? अगर नॉर्मल चिकन पॉक्स रहेगा तो ओरल असाइक्लोविर से काम चल जाएगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड वेरिसेला रहेगा तो हमें IV असाइक्लोविर देना चाहिए। वो कितना है? 10 mg per kg एवरी 8 आवर्स, मतलब TDS फॉर 14 डेज। 14 डेज तक हमको देना चाहिए। ये इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विथ कॉम्प्लिकेटेड वेरिसेला। नाउ एंड ऑफ दिस पोर्शन, प्रिवेंशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। उसमें फर्स्ट डोज 15 to 18 मंथ ऑफ एज। चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन रहेगा वो वेरीवैक्स नाम से आता है, वेरिसेला वैक्सीन कहते हैं उसको। वो उसका फर्स्ट डोज 15 to 18 मंथ ऑफ एज में उसका फर्स्ट डोज देना है, और बाद में जो सेकंड डोज है वो 4 to 6 ईयर ऑफ एज में देना है। उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ओके, एंड पैसिव प्रोफाइलैक्सिस में क्या है? यूज ऑफ वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन VZIG फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ये पैसिव प्रोफाइलैक्सिस हम किस में करेंगे? जो प्रेग्नेंट वुमन रहेंगे उस उनमें अगर एक्सपोजर हुआ चिकन पॉक्स का या शिगिन्स का, तो हम VZIG जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो इंजेक्ट करेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या रहते हैं? एंटीबॉडीज रहते हैं अगेंस्ट वेरिसेला जोस्टर वायरस। ओके, ये प्रिवेंशन में हमने 2 कैटेगरीज देखी, एक है एक्टिव इम्यूनाइजेशन और दूसरा पैसिव प्रोफाइलैक्सिस। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है? फर्स्ट डोज 15 to 18 month of age and second dose 4 to 6 year of age. And passive prophylaxis, use of varicella zoster immunoglobulin for post exposure prophylaxis. Okay.